Hello everyone, and in this video we will be covering the topic the Green Revolution and its social consequences. So हमने देखा है कि जो लैंड रिफॉर्म्स हमने इम्प्लीमेंट किए थे उसका बहुत ही लिमिटेड इम्पैक्ट हमें देखने को मिला था इन रूरल सोसाइटी और एग्रेरियन स्ट्रक्चर पे। लेकिन इसके कॉन्ट्रास्ट में जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था 1960s और 1970s में, इट ब्रॉट अबाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द एरियाज वेयर इट वाज इंट्रोड्यूस्ड। सो ग्रीन रेवोल्यूशन का आपको बेसिक आइडिया होगा कि इट इज़ अ गवर्नमेंट प्रोग्राम ऑफ एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन। मतलब एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने का एक अटेम्प्ट रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन, which was basically largely funded by international agencies that was based on providing high yielding variety or hybrid seeds along with pesticides, fertilizers and other inputs to farmers। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या होता था कि ये उसको फंड मिलता था बाय इंटरनेशनल एजेंसीज़, और ये इंटरनेशनल एजेंसीज़ were based on providing, so these international agencies used to provide the high yielding variety seeds or the hybrid seeds, the pesticides, the fertilizers और जितने भी अदर नेसेसरी इनपुट्स हैं वो ये प्रोवाइड करते थे टू द फार्मर्स। ठीक है, एंड a point to be noted is that this program was introduced only in the areas which had assured irrigation or supply of water। मतलब ये सक्सेसफुल ही उन जगह पे होगा जहाँ पे इरिगेशन हो, क्योंकि सफिशेंट वाटर वाज नेसेसरी फॉर द न्यू सीड्स एंड मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन। ये जो हमने न्यू सीड्स इंट्रोड्यूस करी है, ये जो हमने न्यू मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन इंट्रोड्यूस करे हैं, इसके सक्सेस के लिए हमें सफिशेंट वाटर चाहिए विच इज़ थ्रू अश्योर्ड इरिगेशन। तो ये उन्हीं एरियाज़ में सक्सेसफुल होगा। तो स्टार्टिंग में इट वाज टारगेटेड मेनली एट द वीट एंड राइस ग्रोइंग एरियाज़। ठीक है, तो वीट और राइस ग्रोइंग एरियाज़ में यहाँ पर हमें टारगेट देखने को मिला है। तो जो रीजन्स हो गए जैसे कि आपका पंजाब, वेस्टर्न यूपी, कोस्टल आंध्र प्रदेश, पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, तो यहाँ पे इसको फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया गया था, या इन रीजन्स को फर्स्ट वेव ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन पैकेज देखने को मिला था। Rapid social and economic transformations that were seen in these areas stimulated a spate of studies by social scientists and vigorous debates about the impact of green revolution। This is the impact। जो agricultural productivity थी वो increase हो गई because of the new technology। हमने एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी, बिल्कुल ही हमने न्यू मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन को इंट्रोड्यूस किया, न्यू सेट ऑफ टूल्स को यूज़ किया। तो इसकी वजह से जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी थी वो इंक्रीज़ हमें देखने को मिली, जिसकी वजह से इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम इन डेकेड्स। और जो ग्रीन रेवोल्यूशन था इट वाज आल्सो अ मेजर अचीवमेंट for the government and for the scientists who contributed to the effort। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव सोशल इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं which was pointed out by the sociologist। ठीक है, तो अब आपको पहले यहाँ तक समझ में आया होगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन था क्या, फर्स्ट वेव क्या थी। हमने देखा पहले तो बात तो ये एग्रीकल्चरल, ये गवर्नमेंट प्रोग्राम था एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन का। ठीक है, दिस वॉज लार्जली फंडेड बाय इंटरनेशनल एजेंसीज दैट वॉज बेस्ड ऑन प्रोवाइडिंग द high yielding variety or hybrid seeds along with pesticides, fertilizers and other inputs to the farmers। Green revolution was introduced only in the areas जहाँ पे assured irrigation हमें देखने को मिली because sufficient water was necessary for the new seeds and new methods of production। and इसको mainly हमने wheat और rice growing areas में target किया था। तो कुछ regions जैसे कि पंजाब, western यूपी, कोस्टल आंध्र प्रदेश, पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, दे रिसीव द फर्स्ट वेव ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन पैकेज। इसके अलावा इसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हमें देखने को मिले कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बना इन फूड प्रोडक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम इन डेकेड्स, एंड इट वाज अ मेजर सक्सेस फॉर द गवर्नमेंट एंड द साइंटिस्ट हु कंट्रीब्यूटेड टू द एफर्ट। ये हमने पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करी, अब हम कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी देखेंगे। तो जो मोस्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन एरियाज़ थे वहाँ पर जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स थे दे वर एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, मेनली जो है मेनली मीडियम और लार्ज फार्मर्स ही बेनिफिट कर पाए थे फ्रॉम दिस न्यू टेक्नोलॉजी।
जो ग्रीन रेवोल्यूशन एरियाज़ जो जहाँ पर जहाँ पे फर्स्ट वेव इंट्रोड्यूस किया कहाँ था, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, कोस्टल आंध्र प्रदेश और पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। यहाँ पे इट वाज प्राइमरीली मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स ओनली हु वर एबल टू बेनिफिट। क्योंकि इसके रीजंस क्या है, एग्जाम में रीजंस पूछे जाएंगे। क्योंकि जो इनपुट्स क्या थे, हाइब्रिड या हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये इनपुट्स एक्सपेंसिव थे। क्योंकि एक्सपेंसिव थे तो आपके जो स्मॉल और आपके जो मार्जिनल फार्मर्स हैं वो इनको परचेज़ नहीं कर पाएंगे या इन पे उतना ज़्यादा इन्वेस्ट या स्पेंड नहीं कर पाएंगे एज मच एज लार्ज फार्मर्स। ठीक है, तो व्हेन एग्रीकल्चरिस्ट्स प्रोड्यूस प्राइमरीली फॉर देमसेल्व्स and are unable to produce for the market, it is known as subsistence agriculture and they are usually termed as peasants। तो यहाँ पे एक अलग से एक छोटा सा टॉपिक है peasants का। तो peasants बेसिकली वो एग्रीकल्चरिस्ट्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं प्राइमरीली फॉर देमसेल्व्स। ऐसा नहीं है वो मार्केट के लिए प्रोड्यूस नहीं करना चाहते, बट दे आर जस्ट अनेबल टू प्रोड्यूस फॉर द मार्केट। ठीक है, एंड इसी चीज़ को हम सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर भी बोलते हैं एंड इनको हम पीजेंट्स बोलते हैं। एग्रीकल्चरिस्ट और फार्मर्स आर दोज। इसके अलावा एग्रीकल्चरिस्ट या फार्मर्स कौन है? फार्मर्स बेसिकली हम बात करते हैं जो कि सरप्लस प्रोड्यूस कर सकते हैं विच इज़ ओवर एंड अबव द नीड्स ऑफ द फैमिली। मतलब फैमिली की नीड्स भी फुलफिल हो रही है, वैसा फैमिली की नीड्स से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो, सो यू आर ऑल्सो लिंक्ड टू द मार्केट। उनको हम फार्मर्स बोलते हैं बिकॉज दे आर एबल टू प्रोड्यूस अ सरप्लस फॉर द मार्केट एंड reap the most benefits from the green revolution and from commercialization of agriculture that allowed। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया जहाँ पर हमने बात करी कि मीडियम और लार्ज फार्मर्स को ही बेनिफिट मिल पाया बिकॉज जो इनपुट्स थे वो एक्सपेंसिव थे और जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स थे दे कुड नॉट अफोर्ड टू स्पेंड एज मच एज लार्ज फार्मर्स टू परचेज दीज इनपुट्स। फिर हमने बात करी अबाउट पीजेंट्स एंड फार्मर्स की। पीजेंट्स बेसिकली वो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं विच प्रोड्यूस प्राइमरीली फॉर देमसेल्व्स एंड आर एबल टू प्रोड्यूस फॉर द मार्केट, जिसको हम सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। ठीक है, और जो एग्रीकल्चरिस्ट या फिर जो फार्मर्स होते हैं दे आर एबल टू प्रोड्यूस सरप्लस ओवर एंड अबव द नीड्स ऑफ द फैमिली एंड दे लिंक टू द मार्केट। तो ये जो फार्मर्स थे और पीजेंट्स थे इनके बीच में जो हमने डिस्टिंक्शन देखा है तो इट वाज द फार्मर्स जिनको बेनिफिट मिला ग्रीन रेवोल्यूशन से, और इसके बाद जो कमर्शलाइजेशन होता है एग्रीकल्चर का उनसे फार्मर्स को बेनिफिट्स मिला, पीजेंट्स को बेनिफिट्स नहीं मिला क्योंकि दे वर एबल टू प्रोड्यूस अ सरप्लस फॉर द मार्केट। दैट इज़ द रीज़न। ठीक है, तो इसमें आप इसको एक या दो पॉइंट्स बना सकते हो, एक पॉइंट आपका लार्ज फार्मर्स का और एक पीजेंट्स और फार्मर्स का। इसके अलावा जो हमने फर्स्ट फेज़ देखा ग्रीन रेवोल्यूशन का विच वॉज इन 1960s एंड 1970s, और जो हमने इंट्रोडक्शन देखा नई टेक्नोलॉजी का, दैट सीम टू बी इंक्रीजिंग इनइक्वालिटीज़ इन रूरल सोसाइटी। ठीक है, तो मतलब बेसिकली जो फर्स्ट फेज़ था 1960s और 1970s में, और आपका जो इस फेज़ में इंट्रोडक्शन था न्यू टेक्नोलॉजी का, इस न्यू टेक्नोलॉजी ने इंक्रीज़ किया इनइक्वालिटीज़ को रूरल सोसाइटी में। अब ये कैसे हुआ? टेक्नोलॉजी ने इनइक्वालिटीज़ को कैसे इंट्रोड्यूस किया? क्योंकि आपकी जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, ग्रीन रेवोल्यूशन में जो क्रॉप्स थे वो हाईली प्रॉफिटेबल क्रॉप्स थे, हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप्स थे। ठीक है, वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते थे देन दी ट्रेडिशनल सीड्स। तो जो वेल टू डू फार्मर्स थे जो ये सीड्स परचेज़ कर पा रहे थे, जिनके पास लैंड था, जिनके पास टेक्नोलॉजी थी, जो इन सीड्स में इन्वेस्ट कर सकते थे, फर्टिलाइजर्स में इन्वेस्ट कर सकते थे, उन्होंने अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया और उन्होंने और ज़्यादा पैसा कमाया। वेयर एज जो स्मॉल और लैंडलेस फार्मर्स थे वो नहीं कर पाए, तो इस वजह से इनइक्वालिटीज़ इंक्रीज़ हुई। ग्रीन रेवोल्यूशन के जो क्रॉप्स थे वो प्रॉफिटेबल थे, दे यील्डेड मोर प्रोड्यूस। तो जो वेल टू डू फार्मर्स थे वो हैड एक्सेस टू लैंड, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, नो हाउ, दे कुड इन्वेस्ट इन द न्यू सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड दे कुड इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड अर्न मोर मनी। ये हो जाएगा आपका थर्ड पॉइंट। अब
फोर्थ पॉइंट क्या है, इट लेड टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टीनेंट कल्टिवेटर्स, ठीक है, इंक्रीजिंग इनइक्वालिटीज़। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे फार्मर्स और मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। तो मैंने पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया विच यू हैव टू राइट। अब अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो इसमें हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जो लैंड ओनर्स थे उन्होंने अपनी लैंड्स जो है वो लीज पे दी हुई थी टू टीनेंट्स पहले, बट अब उन्होंने ये लैंड वापस ले ली थी टीनेंट्स से और वो अपने आप उसको खुद डायरेक्टली कल्टीवेट करते थे बिकॉज कल्टीवेशन प्रॉफिटेबल हो गई थी। तो इससे जो है रिच फार्मर्स और ज़्यादा बेटर हो गए एंड इट वर्सन द कंडीशन ऑफ द लैंडलेस एंड मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है। इसके अलावा जो इंट्रोडक्शन था मशीनरी का, जैसे कि टिलर्स, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर्स, इट लेड टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सर्विस कास्ट ग्रुप्स। तो पहले तो टीनेंट्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर सर्विस कास्ट ग्रुप्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ क्योंकि नई टेक्नोलॉजी, नई मशीनरी आ गई। तो जो एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ कैरी आउट करते थे सर्विस कास्ट ग्रुप्स, वो डिस्प्लेस हो गई मशीनरी से एंड इससे जो है आपका रूरल अर्बन माइग्रेशन भी इंक्रीज़ हो गया। जो अल्टीमेट आउटकम था दैट वाज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में जो रिच है वो और ज़्यादा रिच हो जाते हैं और जो पुअर है या तो वो स्टेग्नेट हो जाते हैं या फिर और ज़्यादा पुअर हो जाते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट एम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस फॉर एग्रीकल्चरल वर्कर्स डिड इंक्रीज इन मैनी एरियाज बिकॉज द डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज। इन्होंने बोला है कि इस चीज़ को नोट करो कि जो एम्प्लॉयमेंट है और जो वेज है वो भी इंक्रीज़ हुई वर्कर्स की मैनी एरियाज़ में क्योंकि लेबर की डिमांड इंक्रीज़ हुई। लेकिन जो प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे थे, जो मोड ऑफ पेमेंट में शिफ्ट हमें देखने को मिला फ्रॉम द ग्रेन टू द कैश, इस चीज़ ने वर्स कर दी थी कंडीशंस ऑफ रूरल वर्कर्स की। तो हमने यहाँ तक बात कर ली फर्स्ट फेज़ की, उसके पॉजिटिव, नेगेटिव और जितने भी इम्पैक्ट्स थे, डिफ्रेंशिएशन था, जो कुछ भी था वो हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे सेकेंड फेज़ की। जो सेकेंड फेज़ था ग्रीन रेवोल्यूशन का वो 1980s में हुआ। फर्स्ट फेज़ 1960s और 70s में हुआ, सेकेंड फेज़ 1980s में हुआ। फर्स्ट फेज़ उन एरियाज़ में हुआ जहाँ पे अशोर्ड इरिगेशन था। सेकेंड फेज़ हुआ ड्राई और सेमी एरिड रीजन्स ऑफ इंडिया में, ठीक है, कहाँ पे, ड्राई एंड सेमी एरिड रीजन्स में। तो बेसिकली इन एरियाज़ में देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट फ्रॉम ड्राई टू वेट कल्टिवेशन along with changes in the cropping pattern and type of crops grown। तो तीन चीज़ें मेरे को यहाँ पे समझ आ रही हैं कि जो टाइप ऑफ क्रॉप्स है वो हमें चेंज देखने को मिला, हमें क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज देखने को मिला और शिफ्ट देखने को मिला फ्रॉम ड्राई टू वेट कल्टीवेशन, ठीक है। वेट में यहाँ पे इरिगेटेड कल्टीवेशन। अच्छा, इसके अलावा इंक्रीज़ हो रहा था कमर्शियलाइजेशन, ठीक है, और डिपेंडेंस ऑन मार्केट। ये बुक में लिखा है, आई एम जस्ट नोटिंग डाउन द पॉइंट्स टू मेक इट सिंपल फॉर यू। फॉर इंस्टेंस अभी जो इंक्रीजिंग कमर्शियलाइजेशन और डिपेंडेंस ऑन मार्केट का पॉइंट दिया उसको कैसे एक्सप्लेन किया इन्होंने कि जो कॉटन कल्टिवेटर्स थे वो प्रमोट हो गए थे, हैज़ इंक्रीज्ड rather than reduced livelihood insecurity as farmers who once grew food for consumption now depended on the market for the income। मतलब पहले फार्मर्स खुद के लिए क्रॉप्स ग्रो करते थे, अब वो दूसरों के लिए क्रॉप्स ग्रो करते हैं एंड उनसे वो इनकम जनरेट करते हैं। तो मार्केट ओरिएंटेड कल्टीवेशन में जहाँ पे सिंगल क्रॉप ग्रो होती है वहाँ पे जब प्राइसेस कम होते हैं या फिर वो क्रॉप का वो कल्टीवेशन उतना अच्छा नहीं होता तो फाइनेंशियल रूइन हो सकता है फार्मर्स के लिए। और मोस्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन एरियाज़ में जहाँ पर फार्मर्स ने मल्टी क्रॉप सिस्टम को स्विच कर लिया था तो उस वहाँ से वो अपने रिस्क को स्प्रेड कर सकते थे, बट मोनोक्रॉप रिजीम में देयर इज़ नथिंग टू फॉल बैक ऑन इट्स केस ऑफ क्रॉप फेलियर। इसके अलावा यहाँ पे वर्स हो गई थी रीजनल इनइक्वालिटीज़, मतलब वो एरियाज जो इस टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गए वो और ज़्यादा डेवलप हो गए, वाइल जो एरियाज़ में ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं हुआ वो एरिया स्टेगनेट हो गए। जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन प्रमोट हुआ था वेस्टर्न और सदर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री में नहीं हुआ था। तो वो रीजन्स जो है अभी भी एंट्रेंच्ड फ्यूडल एग्रेरियन स्ट्रक्चर है उनका, जहाँ पे जो लैंडेड कास्ट और लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो पावर मेंटेन करते हैं लोअर कास्ट के ऊपर, लैंडलेस वर्कर्स के ऊपर और स्मॉल कल्टिवेटर्स के ऊपर। तो ये जो शार्प कास्ट और क्लास इनइक्वालिटीज़ हैं अलॉन्ग विद एक्सप्लॉयटेटिव लेबर रिलेशंस इस रीजन में इट हैज़ गिवन राइज टू वेरियस काइंड्स ऑफ वायलेंस। Along with that, imparting knowledge of scientific farming methods will improve the condition of Indian farmers। बट हमें ये चीज़ भी याद रखनी चाहिए कि इंडियन फार्मर्स अपनी लैंड को सेंचुरी से कल्टीवेट कर रहे हैं,
और ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले भी कल्टिवेट कर रहे हैं। तो जो उनकी खुद की डीप और एक्सटेंसिव ट्रेडिशनल नॉलेज है, उनकी खुद की लैंड के बारे में, उनकी खुद के क्रॉप्स के बारे में, वो कम हो रही है, वो नॉलेज कम हो रही है ना। एंड इज़ बीइंग लॉस्ट एज हाइब्रिड, हाई यील्डिंग एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटीज़ ऑफ सीड्स आर बीइंग प्रमोटेड। इसका जो नेगेटिव इन्वायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है, और जो नंबर ऑफ़ साइंटिस्ट है और फार्मर्स मूवमेंट है वो वापस से बोलते हैं कि हमें ट्रेडिशनल और ऑर्गेनिक सीड्स यूज़ करनी चाहिए, ऑर्गेनिक मेथड्स यूज़ करने चाहिए। और जो मैनी रूरल पीपल है वो खुद बिलीव करते हैं कि हाइब्रिड वेराइटीज़ जो है वो लेस हेल्दी है ट्रेडिशनल वन से। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस टॉपिक, एंड या विद दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो एज वेल।